नमस्कार, देश का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आज कन्याकुमारी के एक कोने से लेकर आया हूं आपके लिए देश का सवाल। कन्याकुमारी क्यों आना पड़ा? देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी संघर्षशील है। नेता छोड़कर जा रहे हैं, राज्य पर राज्य चुनाव हार रहे हैं, लगातार 2 चुनाव लोकसभा के भी हारे, नेता खिलाफत कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस की पहचान है वो अलग हो रहे हैं और छाप सिर्फ ये दे रहे हैं कि कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार अब पार्टी नहीं चला पा रहा है। इसलिए आज कन्याकुमारी में आना पड़ा। कन्याकुमारी से कांग्रेस अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से अब से कुछ देर बाद, जहां मैं खड़ा हूं ठीक उसके पीछे से इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी, 12 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज पर यह यात्रा चलेगी। और क्या इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, या फिर बार बार जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जो जनता की नब्ज है उससे दिल्ली में बैठे कांग्रेसी नेता दूर हो गए हैं, उस नब्ज को तलाशने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी? यह देश का बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल और क्या है? पहले भी कई यात्रा हुई, आडवाणी साहब यात्रा लेकर निकले, केसीआर साहब भी यात्रा लेकर निकले, उसके पहले आप देखिए वाईएसआर आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड था उस वक्त भी एक यात्रा निकाली गई, यूनाइट किया गया, सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी। चंद्रशेखर ने भी यात्रा निकाली, सत्ता में आए। तो ये यात्राओं का दौर बड़ा है और लोग कहते हैं कि राजनीति में सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप जमीन में नहीं उतरते, और जमीन पर उतरिए, यात्रा करिए। तो देश का सवाल, आज टूटी कांग्रेस को क्या राहुल गांधी की ये पदयात्रा बचा पाएगी? ऐसे समय में जब कांग्रेस टूट की ओर है, लगातार बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में भारत जोड़ो का नारा राहुल गांधी कैसे निभा पाएंगे? राहुल गांधी को अपनी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पार्टी के अंदर से स्वर उठे, पार्टी छोड़ के लोग गए, उन्होंने भी स्वर उठाए, और विपक्ष के कई नेताओं को राहुल अस्वीकार है। तो ऐसे में इस यात्रा से क्या राहुल गांधी अपनी स्वीकारता बना पाएंगे? सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा रहा है और राजनीतिक विकेंद्रीकरण भयंकर तरीके से हो रहा है। भारत टूटा जा रहा है, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से। इसीलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। ये वक्त आ गया है, अब नहीं तो कब। अभी तो भारत को जोड़ना है, और ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, पर ये नॉन पार्टिजान यात्रा है और सबसे लंबी पद यात्रा, करीब जैसा कि आपने ही कहा 3570 किलोमीटर है, 12 राज्यों से गुजरेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर करीब 150 दिन लगेंगे। राहुल गांधी जी के साथ 118 कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। आज जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक हालात देश में हैं, वहां दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। धार्मिक उन्माद पर बिखराव पैदा हो रहा है। सामाजिक समरसता तीव्र समाप्त हो रही है। संविधान के जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उन्हें समाप्त किया जा रहा है, उसमें दखलंदाजी की जा रही है। इसलिए आज हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा जो उदयपुर का नव संकल्प रहा है। देखिए, वो कांग्रेस छोड़ो अभियान जो चल रहा था, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे थे, कभी आनंद शर्मा जी, कभी गुलाम नबी आजाद जी, कभी कोई। तो ये कांग्रेस छोड़ो अभियान को रोकने के लिए भारत जोड़ो की नौटंकी की जा रही। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर यात्रा क्यों? बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे तो देश को कैसे जोड़ेंगे? ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस ये यात्रा कर सकती है? पहला, बीजेपी इस पर सवाल क्यों उठा रही है? तीसरा, कांग्रेस को जब राहुल गांधी नहीं जोड़कर रख पा रहे तो भारत जोड़ो की टैगलाइन कितनी सफल होगी? और इस यात्रा से आखिर निकलेगा क्या? क्या 2024 की भूमिका अभी से बनाई जा रही है?
क्या जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें आई हैं उसके लिए राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है कि एक तरफ दिल्ली से कन्याकुमारी उतारिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करिए और उसके बाद राहुल गांधी को तैयार करिए कि साहब यही चेहरा है जिसको आप अध्यक्ष मानिए और यही आगे बढ़ा सकता है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, अपने कैमरामैन दिनेश से कहूंगा कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। ये पीछे रैली पॉइंट है, आप पीछे देखेंगे आपको समुद्र ही समुद्र नजर आएगा जहां तक आपकी नजरें जाएंगी और भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। लगभग चारों तरफ आपको भीड़ भीड़ नजर आएगी और झंडे कांग्रेस पार्टी के नजर आएगी। भारत जोड़ो यात्रा सवाल ये भी उठता है, एक पैनल भी हमारे पास होगा, बीजेपी, कांग्रेस और आलोक मेहता जी स्टूडियो से हमसे जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये एक आखिरी मौका है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कि वो अपने आप को साबित करें, जनता की नब्ज को समझें, जनता के बीच में जाएं और बताएं कि वही विपक्ष है और आगे वही आ सकते हैं। तो तकरीबन 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े करीब 300 लोग इस पद यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे, 5 सितारा होटल के जरिए यात्रा नहीं होगी। राहुल गांधी साधारण तरीके से इस पूरी यात्रा को पूरा करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 5 महीने कहां और कैसे रहेंगे, वो कहां खाना खाएंगे, वो कहां पर रात में सोएंगे, ये जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब मिलना बाकी है, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ जयराम विप्लव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर महिमा कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी साथ में। सबसे पहले आलोक मेहता जी के पास चलेंगे। आलोक सर, ये जो यात्रा है, आपने कई सारी राजनीतिक यात्रा देखी होगी, ये जो यात्रा है, इस यात्रा का मूल मंत्र क्या है? इससे कांग्रेस को क्या मिलेगा, राहुल गांधी को क्या मिलेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार हमारे आलोक मेहता सर को अगर वो पैच कर पाते, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के। आलोक सर, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? आलोक सर, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, कोशिश करेंगे। एक बार पीसीआर से कहूंगा कि लगभग 5 बजे एक बार आलोक सर से बात करते और उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते और समझते कि आखिर यात्रा क्या है। डॉक्टर महिमा हमारे साथ है। डॉक्टर महिमा, बीजेपी ने आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो कांग्रेस नहीं जोड़ पा रहा है वो भारत कैसे जोड़ेगा? अभी कई सारे सवाल उठाए मैं सुन रही थी, और उससे पहले कि आप आगे चले करेक्ट कर दूं, डॉक्टर महिमा नहीं हूं, महिमा सिंह हूं। देश की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए ये एक एडवोकेट महिमा, शुक्रिया। देश की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए ये एक नई पहल है, ये एक तपस्या है जो श्री राहुल गांधी आज से शुरू कर चुके हैं। आज सुबह से आपने देखा कि सबसे पहले वो अपने पिताजी की जहां उनके प्राण उन्होंने निछावर किए देश के ऊपर, उस स्थान पर गए श्री पेरम्बदूर में, और न सिर्फ अपने पिता से उन्होंने आशीर्वाद लिया, मैं समझती हूँ एक भावी देश के जो है राजनेता ने, देश के राजनेता वो हैं ही, और मैं समझती, मेरा दिल कहता है कि देश के भावी प्रधानमंत्री हों। उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री से, जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया। स्वामी विवेकानंद स्मारक पर गए, गांधी जी के स्मारक पर गए। तो ये एक पहल है राजनीतिक दिशा देने की। कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, 138 करोड़ लोगों का देश है साहब, और यहाँ मुझे लगता है हर भारतीय के दिल में एक साथी भारतीय के लिए बहुत जगह है। एडवोकेट मैं दूसरी सवाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पूछूंगा नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे,
ये राजनीतिक सवाल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि कहां रहेंगे, कहां सोएंगे। मुझे मालूम है एक बढ़िया कार्गो तैयार किया गया, उसमें वो रहेंगे, उसमें वो चलेंगे। मैं ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये दो चीजें एक साथ चल रही हैं। क्या ये पोस्चरिंग ऑफ राहुल गांधी है दो चीजों के लिए? पहला पार्टी के अंदर और दूसरा विपक्ष के लिए इस यात्रा से। आपका सवाल दोहराइएगा, बीच में ऑडियो कुछ चला गया था। महिमा जी, क्या ये पोस्चरिंग है पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के लिए? पार्टी के अंदरूनी कि जो नेता असंतुष्ट है मान जाए कि हाँ राहुल गांधी नेता है, और दूसरा विपक्ष भी मान जाए कि हाँ विपक्ष का नेता अगर चेहरा कोई है 24 के लिए तो राहुल गांधी है। आपको लगता है कि ऐसा करने की आवश्यकता है, तो आपके विचारों के लिए जो है वो आपको शुभकामनाएं। मैं ऐसा समझती हूं कि ये उनकी तपस्या है, जैसा उन्होंने कहा है। मैंने पहले भी कहा अपने वक्तव्य में कि राहुल गांधी ने कहा था कि पूजा और तपस्या हमारे संस्कार में दो पद्धतियां हैं और वो तपस्या में विश्वास रखते हैं। तो ये उनकी तपस्या है। जिस भारत को विभाजित किया जा रहा है धर्म और जाति के नाम पर, जहां पर सारी संस्थाओं का केंद्रीयकरण किया जा रहा है, जहां पर आए दिन हम देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी अपनी पराकाष्ठा पर है, वहां किसी को तो पहल करनी होगी ना, देश को सुधारने की, तपस्या करने की। और ये तपस्या हमारे नेता राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। इस समय श्री कन्याकुमारी के अंदर जैसा हुजूम दिख रहा है, मैं तो नहीं समझती कि किसी को उनको पोस्चर या रीअश्योर करने की जरूरत है कि वो नेता हैं। आज वहां की जो झलकियां हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, हुजूम पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी कहीं भी रैली करते हैं उसमें भीड़ आ जाती है। वो भीड़ कितना कन्वर्ट होती है। आप यात्रा करिए, 12 जगह से यात्रा, लेकिन अगर वोट ना मिले तो दिक्कत होगी। जयराम विप्लव भी हमारे साथ है। जयराम, बीजेपी को क्या दिक्कत है? एक राजनीतिक नेता पदयात्रा निकाल रहा है, उससे बीजेपी को क्या समस्या है बताइए? नहीं है समस्या, तो उनके है, उनके पार्टी की तरह पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है, उनको छोड़कर जा रहे हैं। किसी का राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास नहीं है। पहले उस भरोसे को हासिल करें। राहुल गांधी पहले कांग्रेस पार्टी से तो जुड़ जाते, फिर उसके बाद अपने पार्टी के नेताओं को जोड़ते, फिर देश जोड़ने की बात कहते। और देश टूटा कहाँ है? देश जब टूटा है कांग्रेस पार्टी का ही उसमें हाथ रहा। 1947 में भारत के दो विभाजन किसने किए थे? कांग्रेस का शासनकाल था। 370 लगाकर कश्मीर को विभाजनकारी शक्तियों के हवाले करने वाली पार्टी कौन थी? नॉर्थ ईस्ट में लगातार के हालात इसके शासनकाल में। और आज 2014 से अभी तक देश में क्या हुआ, कैसे 370 हटा कश्मीर शांति और विकास के पथ पर है, कैसे नॉर्थ ईस्ट में आज विकास का कमल खिल रहा है। तो इस प्रकार सारी जनता देख रही है और मुद्दा इनका है परिवार बचाओ और पार्टी बचाओ। भ्रष्टाचार के घेरे में पूरा पार्टी और इनका शीर्ष नेतृत्व लिपटा हुआ है, उससे ध्यान भटकाने के लिए। जयराम, मैं ये समझना चाहता हूँ, करने के लिए आपके यहाँ भी कई ऐसे लोग थे, कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी से लोग छोड़ के ना गए हो, कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने आपके ऊपर सवाल ना उठाया हो। कई लोग ऐसे होंगे, आप कहिएगा तो मैं भी नाम गिनना शुरू कर दूंगा कि साहब ये लोग से मजबूत है, क्यों छोड़ के आपको चले गए? आप भी तो नहीं जोड़ पाए। सबसे ज्यादा राज आपके पास है, सशक्त नेता है, सबसे बड़ा अधिकार आपके पास पॉलिटिक्स का, आपके पास है पूरे देश का। उसके बाद भी नीतीश कुमार आपको छोड़ के, मैं कहूँ साहब आप तो अपने पार्टी में सवाल पर, वो हमारी पार्टी में तो नहीं है ना रजत जी। अगर आपने किसी के साथ मित्रता निभाई है तो अलायंस की भी बात हो। नहीं, जयराम जी, आपके साथ अकाली दल था, आपके साथ अकाली दल नहीं है, आपके साथ शिवसेना था, आपके साथ शिवसेना नहीं है, आपके साथ नीतीश कुमार नहीं है, तो हम भी कैसा वो चले गए। देखिए जिस तरह से लोकतंत्र में सबसे बड़ा साथ रजत जी जनता का होना चाहिए, और जनता ही इनके साथ नहीं है। जनता लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को चुनती है, और राहुल गांधी लगातार 49 चुनाव अब तक हार चुके हैं 2014 से अभी तक। और राहुल गांधी 90% का स्ट्राइक रेट है उनका
था, के साथ कौन खड़ा है? जनता तो उनको शून्य पर लाने को तैयार है। कहाँ कांग्रेस पार्टी थी और कहाँ आज आ गई? राहुल गांधी जी को इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए। वो नए पुराने अपने नेताओं से तालमेल तो कर नहीं पाते हैं। यात्रा निकालकर जनता को कौन सा मॉडल बताएंगे, ये बता देना। 10 जनपद से फोन बैंकिंग करके करोड़ों का गबन करने का मॉडल बताएंगे, ये लाखों लोगों के कत्लेआम करने का मॉडल बताएंगे। तो 10,000 दंगे उनके कार्यकाल में हुए, कौन सा मॉडल बताएंगे? या अमेठी का मॉडल बताएंगे जहाँ की जनता ने वायनाड भगा दिया। जयराम जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि नहीं, चंद्रशेखर जी ने यात्रा की, अडवाणी जी ने यात्रा की, तो यात्राओं से जनता के संपर्क में, चाहे अभी तक न हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को या जनता के बीच में कोई व्यक्ति जाएगा तो अभी तक चाहे न समझा हो, समस्याओं को और उनकी पार्टी के लोगों को समझने का, या जो एनजीओ जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कांग्रेस की प्रवक्ता भी शायद उस पर भी प्रकाश डालेगी कि जो एनजीओ जुड़े हुए हैं वो लोग भी तो 150 संगठन यदि साथ दे रहे हैं, तो क्या जन जागृति के लिए और एक बड़ी चुनौती भाजपा सरकार जहां कमियां हैं, खासकर अब दक्षिण से आएंगे उत्तर की तरफ या पूरब में जहां भी समस्याएं हैं, उस दृष्टि से उसका एक लाभ उनको मिलेगा और भाजपा के लिए चुनौती होगी। मुझे लगता है कि इसमें एक सवाल आता है विश्वसनीयता का। इतने वर्षों के सार्वजनिक जीवन में राहुल गांधी जी ने कितने समय फुल टाइम किया, वो कितने विश्वसनीय हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि राहुल गांधी जी इस यात्रा के बीच में फिर कहीं विदेश यात्रा पर निकल जाएं। तो राहुल गांधी जी का सार्वजनिक जीवन जनता ने देखा है। वो 2 दिन आते हैं, चुनाव के समय काम करते हैं, चुनाव के समय कभी हिंदू हो जाते हैं, कभी सुविधा के अनुसार क्रिश्चियन और कभी मुस्लिम हो जाते हैं। तो राहुल गांधी सुविधा की राजनीति करते हैं, 4थी पीढ़ी उनकी राजनीति में है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता जानती है। इतने वर्षों तक भरोसा। गरिमा जी, क्या ये सही है कि 70 वर्षों तक राहुल गांधी कुछ बदले हैं? मेरा ख्याल है गरिमा जी बता सकेंगी। ठीक, महिमा, मैं तो समझती नहीं कि इनके जो प्रोपेगेंडा हैं वो ज्यादा दिन टिक पाएंगे। ये जो प्रोपेगेंडा की राजनीति ये करते रहे हैं, कल अशोक गहलोत जी का वीडियो वायरल कर दिया, परसों राहुल गांधी जी के स्लिप ऑफ टंग का वीडियो वायरल कर दिया, और इनकी तरह नकारात्मकता में हम अगर जाने लगेंगे तो मोदी जी तो 24 घंटे सोते हैं, अमित शाह जी के हिसाब से, और हमारे प्रधानमंत्री जी के हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो खैर, इनकी तरह नकारात्मक प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करेगी। कांग्रेस पार्टी स्नेह की और सम्मान की और शांति प्रियता की राजनीति में विश्वास रखती है। 125 वर्ष पहले भी जब इस देश के अंदर संकट था, ब्रिटिश राज का संकट था, उस समय एक ही संस्था थी जो ओपन एंडेड तरीके से, जो ओपन माइंडेड तरीके से हर संप्रदाय को, हर समूह को स्थान दे रही थी, और उसी के अंदर हर विचारात्मकता ने अपना स्थान ढूंढा, जिसका नतीजा आज ये है कि जिस आरएसएस को पटेल ने बैन किया था, सरदार पटेल ने बैन किया था, और उनसे माफी मांग के कि हम ध्वज को अपना लेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की माफी मांगने के बाद उनको वापस बैन उठाया गया था। हाँ, तो उसी का ये नतीजा है बताने के लिए कुछ नहीं है। 2 से ठीक है, एक बार जयराम जी के पास, एक बार जयराम जी के पास, 1 मिनट आ रहा हूँ, महिमा जी आ रहा हूँ, महिमा जी आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, महिमा जी 1 मिनट दे, 1 मिनट, महिमा जी 1 मिनट में आ रहा हूँ जयराम जी के पास, क्योंकि उस समय बात अधूरी रह गई थी। जयराम जी, वापस उसी बात पे आता हूँ। कांग्रेस बार बार कह रही है कि आप घबरा रहे हैं, अगर कोई यात्रा निकाल रहा है तो इतनी घबराहट क्यों है? आप निकालने दीजिए यात्रा, क्यों घबरा रहे हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है आपको, आप भी डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग तो पहले कहते थे कि राहुल गांधी आपको सूट करता है, राहुल गांधी आपको लकी है, राहुल गांधी आपको चुनाव जिताते हैं। आज क्या घबराहट है इस यात्रा से? राहुल जी, रजत जी, राहुल गांधी जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। ना तो राहुल गांधी जी के हाथ पैर हमने बांधे, ना उनके मुंह पर टेप लगाई है, ना ही हमारी सरकार ने किसी प्रकार की अड़चन डाली है। गुलाम नबी आजाद साहब जो उनको छोड़ कर गए, पहली बार उन्होंने ही कहा कि ये परिवार बचाओ यात्रा है और पार्टी को पहले बचाना चाहिए, पार्टी को पहले जोड़ना चाहिए। तो ये बात सही है, और एक राजनीतिक दल, विपक्षी दल होने के नाते हम उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो निश्चित तौर पर जो सब्जबाग वो दिखा रहे हैं, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, उन मुद्दों की हम आलोचना करते हैं और हम करेंगे।
तो जनता ने उल्टा शासन 70 वर्षों तक देखा है और उन जैसे तमाम परिवार प्राइवेट लिमिटेड का भी शासन देखा है। उस शासन में केवल आश्वासन था। नेहरू जी के जमाने से गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी तक आया। फिर राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया चलता है 85 पैसे दलालों की जेब में जाते हैं। आज मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं सीधे 1 रुपया पहुंचता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज कोरोना काल के बाद पहली तिमाही में 2022-23 में 13.5% का विकास दर का लक्ष्य हमने हासिल किया है। तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। एक बार महिमा जी बुलाऊंगा। महिमा जी, राहुल गांधी पर ये कह रहे हैं शुभकामनाएं हैं, जो इश्यूज आप उठा रहे हैं उससे जयराम सहमत नहीं है। जयराम कह रहे हैं कि, और गुलाम नबी आजाद साहब को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो परिवार बचाने वाली यात्रा है। एडवोकेट महिमा, बहुत शुक्रिया है उनकी शुभकामनाओं का। और जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ने यदि दमन किया होता अपने सह प्रतिभागियों का, तो भाजपा आज 200 से 400 पे आ चुकी होती। ये इसी बात का नतीजा है। और इन्होंने अभी कहा हमने कौन सा हाथ पांव बांधे हैं राहुल गांधी के, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसी मानसिकता से, इसी नफरत से आज देश परेशान है। और इसी मानसिकता से और इसी नफरत से आज जहां भाई भाई से लड़ रहा है, परिवारों में लड़ाइयां हो रही हैं, बेरोजगारी के कारण बाप बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहता है, महंगाई जो बढ़ गई है, जिसे ये अभी इन्होंने जो दर बताया, इनसे जरा जीडीपी पूछ लीजिएगा कि 2020 से पहले जीडीपी क्या थी और आज जीडीपी क्या है और उसमें कितना अंतर आया है, वो जरा इनसे पूछ लीजिएगा तो इसका अंतर यहाँ मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा केंद्र जो है, जवाब है उसका, जिस न्याय प्रियता की तरफ, जिस शांति प्रियता की तरफ एक एक कदम राहुल गांधी जी के साथ हर भारत में बढ़ा रहा है। आज हमारा केंद्र उस सकारात्मकता के ऊपर है और उसी स्पिरिट से, उसी आवेश से हम चलते रहेंगे। 150 दिन चलेंगे, 3570 किलोमीटर चलेंगे और भारत का हर नागरिक, आपके आगे भी राजनीतिक चैलेंज है, राहुल गांधी के आगे और कांग्रेस के आगे राजनीतिक चैलेंज है कि इस यात्रा के बाद से पब्लिक का जो नर्व्स है, जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो कम से कम कांग्रेस पार्टी को समझ में आए। एक बार आलोक सर को लाते हैं। आलोक सर, यात्राएं कई निकली। आप देखिए, वायएसआर साहब ने अपने जमाने में यात्रा निकाली थी, कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। चंद्रशेखर साहब ने बहुत ऐतिहासिक यात्रा निकाली थी, आडवाणी साहब की यात्रा थी। और आप बात करिए तो लगातार जो ये यात्राएं होती है, चंद्रशेखर जी ने निकाली, सत्ता में आए, तो क्या इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? पहला। दूसरा, यात्रा और राजनीति, क्या इसमें जनता इन्वॉल्व है? देखिए रजत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है और इसलिए आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, तो उनके पीछे भी आप यदि उनका पढ़ेंगे, उनका खुद का लिखा हुआ भी, तो उन्होंने बराबर ये कहा है कि भाई ये मेरी राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये एक तो अंतर ये है। राहुल जी की यात्रा बाकायदा राजनीति की है कि भाई इस समय बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती देश के सामने है। अब उसके साथ चंद्रशेखर जी के साथ भी मैं जानता हूं, कई आपके हमारे भी परिचित लोग रहे हैं, परिवार के लोग भी रहे हैं, जो एक अलग कमिटमेंट के साथ, किसी बड़ी आइडियोलॉजी के साथ थे। आज कांग्रेस के साथ विभिन्न विचारधारा वाले लोग चूंकि गठबंधन को स्वीकार करते हैं, उनमें कई विचार के लोग भी रहेंगे। आगे कितना उसकी जनता की समस्याओं के साथ वर्कर्स जुड़ करके इन समाधान क्या दे पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी, आपने जैसा कहा। और इसके पीछे ये तो मानिए कि कुछ इलाकों में जहां वर्कर्स हैं, उनको लगेगा हमारा नेता यात्रा करने के लिए तैयार हुआ है, जो अभी तक अब बीते ताए जैसे कहते हैं कि भुला दीजिए, पुराना जो बातें हैं वो भुला दें, छोड़ो कल की बातें। राहुल गांधी को ये प्रूव करना होगा, जो अभी जयराम जी और सब आरोप लगाते हैं कि वो रास्ते में कब भाग जाएंगे, कब कहाँ हवाई जहाज में बैठ के विदेश चले जाएंगे या देश में भी चले जाएंगे। ये सब बड़ी चुनौती राहुल जी और पार्टी के लिए है। लेकिन हाँ, इसको देश के हित में समस्याओं को समझे कांग्रेस पार्टी के लिए। आप, मैं फिर से अपना सवाल एक बार रिपीट करता हूं आलोक सर जी, ये मुश्किल दौर है। विपक्ष में देखिए, नीतीश साहब खड़े हैं, केसीआर जी खड़े हैं, पवार साहब खड़े हैं, ममता खड़ी है, अरविंद केजरीवाल दम भर रहे हैं कि साहब मैं ही लड़ पाऊंगा नरेंद्र मोदी से। एक तरफ नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है, प्रसाद हो, जो पार्टी चला तो एक साथ क्या ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जवाब दे पाएंगे? देखिए, लक्ष्य तो कांग्रेस का हमेशा रहा है कि वो अकेले कितना ताकत लगा सकती है, और गठबंधन का ये आप मान के चलिए, चूंकि हमने सारे गठबंधन देखे हैं, 67 को छोड़ दीजिए, देखिए उसके बाद के जितने गठबंधन हुए हम लोगों ने देखे हैं, वो ज़्यादा टिक नहीं पाते।
और अभी तो कोई दिशा सबकी अलग अलग है, केवल अपने राज्यों में वो कितनी सफलता पाते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी के लिए यूपी छोड़ देगी या उनके लिए बहुत ज़्यादा हिस्सा छोड़ेगी? क्या बंगाल में कुछ ममता जी कांग्रेस के लिए हिस्सा छोड़ेंगी? ये कांग्रेस जब यात्रा कर रही है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं का अपना महत्व है, लेकिन दोनों पार्टी के लोग ये भी तो अपेक्षा करते हैं कि हम यदि 50 साल से लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी यदि अपने टिकट लालू यादव जी के लोगों को या नीतीश जी के लोगों को या ममता जी के लोगों को वहां देने को स्वीकार कर लेगी, तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? या यूपी में खास करके, बिहार में। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बात जयराम, आ रहा हूं आलोक सर, एक बात जयराम को जोड़ेंगे। जी जयराम, ये जो इशू है भारत जोड़ो की, इसमें राहुल गांधी 3-4 चीज बोलते हैं और रिपीटेड बोलते हैं। पहला कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है, तोड़ती है भारत को, वो भारत जोड़ना चाहते हैं। दूसरा, महंगाई, इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक का इशू है। और तीसरा, बेरोजगारी का। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं। तो क्या ये 3 ऐसे कारगर मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, या आपको लगता है बेकार है? देखिए, आप इसको इस प्रकार से देखिए कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के साथ कांग्रेस का जुड़ाव बहुत पुराना रहा। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर हमारी आवाज दबाने की, लेकिन 75 की लड़ाई जब भ्रष्टाचार और लोकतंत्र में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई हुई थी, तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कदम से मिलाकर लड़ाई लड़ा और तब जनता पार्टी बनी थी, सरकार भी बनी थी। अब आते हैं, आज देश में निश्चित रूप से महंगाई जैसे मुद्दे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ही बता रही थी कि 2020 के पहले क्या था और 2020 के बाद क्या है। तो ये 20 और 21 का जो गैप है, ये गैप है कोरोना काल का। और इसी दौरान आप पिछले महीनों देखेंगे कि रसिया यूक्रेन का युद्ध भी शुरू हुआ। तो पूरी वैश्विक परिदृश्य में देखें, 64 से अधिक देशों में 10% से अधिक महंगाई दर है। वैसे में भी भारत 6.7 पर टिका हुआ है और तेजी से सुधार कर रहा है। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों में जनता को राहत मिलेगी और तमाम मुद्दों पे जनता की अपेक्षा, विश्वास मोदी जी के साथ ही है। उनको मालूम है आज जो हालात है, इसमें मोदी जी और अधिक जरूरी है, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं। ये परसेप्शन, ये छवि, मतलब आपका कहना है कि चाहे विपरीत परिस्थितियां भी हों, जो विश्वास है जनता का, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। ठीक है, एक बार एडवोकेट महिमा के पास। एडवोकेट महिमा, ये भी एक पहलू है। आपने डिमोनेटाइजेशन का इशू उठाया, बेरोजगारी का उठाया, कोविड मैनेजमेंट का उठाया, जीएसटी का उठाया, सारे माइग्रेशन का उठाया। गुजरात, यूपी, बिहार, बैक टू बैक सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। तो क्या ये माना जाए कि जो इशू आप पिक करती हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पाता, या वो इशू होता ही नहीं है? पहला, मैं राहुल गांधी के संदर्भ बात करता हूं, या फिर राहुल गांधी से विश्वास ज्यादा जनता को नरेंद्र मोदी पर है, इसलिए शायद वो हर चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि संस्थाओं का केंद्रीयकरण हो रहा है और उसमें मीडिया भी शामिल है, रजत जी। और अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, इन्होंने बोला कि कांग्रेस को आरएसएस और बीजेपी से समस्या रही है। जरा इन्हीं के मुखारविंद से सुन लें कि सरदार पटेल को क्यों समस्या थी भाजपा से। और ये भी बता दें कि इन्हीं के जो पूर्व प्रचारक थे यशवंत शिंदे, उन्होंने क्यों 7 पेज का एफिडेविट दिया है और ये बताया है कि आरएसएस बॉम्ब बनाने का काम करती है। आज कहने के लिए कुछ नहीं है। अंदर 3 मेरे सवाल पूरे होने दें कि वो बॉम्ब उस समय बॉम्ब ब्लास्ट करने का, सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान था। 7 पेज का एफिडेविट है और इस समय नांदेड़ कोर्ट के अंदर, यदि मैं गलत नहीं हूं, वहां पर ये कार्रवाई उसमें चल रही है। और तीसरा बहुत अहम सवाल मुझे इनसे ये पूछना है, यहीं पर साफ हो जाएगी बात। आप मुझसे पूछ रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे हैं ही नहीं, या ये हमारे मनगढ़ंत हैं, या राहुल गांधी जी के साथ जनता का विश्वास नहीं है। 150 दिन के बाद हम इस बात के ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन आज ये बता दें कि पेट्रोल का जो आज दाम है, वो विश्व स्तर पर 26% की गिरावट उसमें आ चुकी है। और जब जैसे ही दाम बढ़ता है विश्व स्तर पर क्रूड ऑयल का, तो हमारी सरकार उसको फटाक से बढ़ा देती है, एकदम से, बिल्कुल बिना एक क्षण गवाए। लेकिन आज जब वो 26% कम हो चुका है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है उसे कम कर नहीं रही है? 3 सवाल पूछे मैंने। सरदार पटेल को क्या समस्या थी आरएसएस से, उन्होंने क्यों बैन किया? दूसरा, यशवंत शिंदे ने क्यों ये 7 पेज का एफिडेविट दिया? तीसरा, 26% की गिरावट जब क्रूड ऑयल के दाम में आ जा चुकी है,
क्या दिक्कत है हमारी जनता को सस्ता तेल देने में? रजत जी मैं उत्तर दूं क्या? रजत जी मेरा ख्याल है जयराम जी, मैं थोड़ा रजत जी अभी जब तक संपर्क हो रहा है, गरिमा जी ने एक तो पहले जो मीडिया पर राहुल गांधी और वो जितना हमला करते हैं, मीडिया लगातार सारे महंगाई पर प्रतिदिन का वीडियो जो हर बहस में कांग्रेस के प्रवक्ता आते रहे, और वो भी हमारे चैनल में भी या दूसरे किसी भी चैनल में लगातार बात करते रहे हैं। इसलिए खाली मीडिया को कटघरा बना लीजिए। और पहले बिरला टाटा के थे, इंदिरा जी और नेहरू जी के समय में, अब आप कह दीजिए दूसरों के भी हैं। तो ये मीडिया को कहने के बजाय जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ करके, और हेराल्ड को किसने रोका हुआ, आप उसके 10 एडिशन क्यों नहीं निकाले? मीडिया बिका हुआ है, मीडिया आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप ना अखबार निकाल पाते ना कुछ चलाते हैं। जब सत्ता में थे तब भी आपने अखबार नहीं चलाए, और फिर आप कहते हैं मीडिया बड़ा खराब है। राहुल गांधी जी को अब तो अकल आनी चाहिए कि और उनकी पार्टी के लोगों को भी। सुरजेवाला जी तो इसीलिए हटाए गए कि वो मीडिया को गाली देते थे। तो मीडिया को गाली देने के बाद आपको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। आप इसी तरह से महंगाई पर इंदिरा गांधी के भाषण गरिमा जी उठाइए, नहीं हो तो आपको कॉपी में भेज दूंगा। महंगाई पर और बेरोजगारी पर इंदिरा गांधी मोदी जी या राहुल गांधी से ज्यादा बोलती थी, जानती थी कि बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तब आमदनी का स्तर यदि कम था, आज आमदनी बढ़ गई, आबादी 40 करोड़ से लेकर 150 125 करोड़ हो गई। आप उसके साथ देखिए ना, ब्रिटेन में हाहाकार है, कल प्रधानमंत्री वहां 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं 6 साल में। आपके यहाँ तो अभी प्रधानमंत्री लगातार चल रहे हैं 8 साल से। उस पर कभी कुछ पॉजिटिव बातें सोच के फिर हाँ मुद्दे उठाइए। महंगाई है, लेकिन आपके पास और जो मुद्दे हैं उस पे बात ही नहीं करते। एक मिनट आलोक सर, ये जो सवाल थे, क्योंकि कांग्रेस से पूछा है, जयराम जी अगर आपको आवाज मिल रही हो, जरा कांग्रेस के सवालों के जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं आलोक सर आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके हस्तक्षेप के लिए ही रुका हुआ था, क्योंकि मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। इन्होंने सरदार पटेल जी नहीं, आलोक सर क्योंकि बड़े वरिष्ठ थे, आलोक सर बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल रोका नहीं। मैंने कहा कि पहले एक बार आलोक सर बोल लें, उसके बाद जयराम जी मैं आपके पास। जयराम मैं भी सर को सुन रहा था। कांग्रेस के मैं उनके सवालों पर आता हूं। उन्होंने सरदार पटेल जी का नाम लिया, आज याद आया उनको सरदार पटेल जी का। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। लेकिन सरदार पटेल जी के बारे में अधूरे तथ्य क्यों बता रहे हैं आप ये क्यों नहीं बता रहे कि उन्हीं सरदार पटेल जी के में महाराष्ट्र को माफी मांग चुके हैं कि उन्होंने संघ के बारे में महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर आरोप लगाया। और इस प्रकार के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब खारिज कर दिया गया, उसके बावजूद बार बार उस पर झूठ बोलना, तो ये कांग्रेस की अपनी तथ्यात्मक जानकारी हो सकती है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भय दिखाकर माइनॉरिटीज का वोट लेने का दौर चला गया। तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस करती आई, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उसका जमाना गया। आज जो काम करेगा उम्मीद भी उसी से है, विश्वास भी उसी से है। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, जो मुद्दे आज देश के सामने हैं, वो मुद्दे सरकार की किसी पॉलिसी पैरालाइसिस की वजह से नहीं है, ना ही हमारी सरकार के किसी बड़े घोटाले की वजह से है। राहुल गांधी तो गए थे राफेल करते हुए, खुद फेल हो गए और सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगी उन्होंने। तो आज जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जनता का विश्वास यही है कि मोदी जी ही इन मुद्दों से लड़ सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, देश को बना सकते हैं। और मोदी जी लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2 उदाहरण मैंने व्यवस्था के, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महिमा जी के पास आ रहा हूं, जयराम जी आ रहा हूं। सत्ता आपको मिली थी तो 11वें नंबर पर थी। ठीक है, एक बार महिमा जी को जोड़। महिमा जी, ये जो रफाल वाला मुद्दा उठाया जयराम जी ने, पार्टी का भी एक बड़ा तबका था जो कहता था कि पूरा चुनाव आपने लोकसभा का रफाल के इर्द गिर्द लड़ा और आप हार गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो इश्यूज है, किसको पिक करना है, कौन सा पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, वहां मात खाते हैं, या फिर इशू आप ठीक पिक करते हैं, पब्लिक को नहीं समझा पाते अपनी बात? महिमा, विश्लेषण तो आप लोग बहुत बढ़िया करते हैं, कर ही रहे हैं रजत जी। ये जो भाजपा का विलाप मैं सुन रही थी,
और ये सरदार पटेल का नाम आते ही जो मार्मिक शब्द हम भाजपा से सुनने लग जाते हैं, ये बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय स्थिति में है भाजपा इस मामले में, क्योंकि एक भी फ्रीडम फाइटर, एक भी स्वतंत्रता सेनानी उनके पास बोलने तो के लिए कुछ नहीं है। अरे दांडी मार्च तो किया नहीं है। देखिए हस्तक्षेप ये कब करते हैं? जब ये बौखलाने लगते हैं तब करते हैं हस्तक्षेप। खैर मैं आगे बोलने के लिए कुछ है नहीं ना। फिर देखिए यशवंत शिंदे के ऊपर, पहुंच गए इतिहास में। यशवंत शिंदे के ऊपर इन्होंने ये हस्तक्षेप करेंगे, अब ये बौखलाने लगे, इतिहास अब ये में भी बौखलाने कुछ नहीं है, लगे, पढ़िए। अब ये बौखला गए, पढ़िए। अब इनका सब्र का बांध पढ़िए। लगा। पढ़िए। इन्होंने यशवंत शिंदे के पढ़िए, ऊपर पढ़िए, पढ़िए मैडम, ये थोड़ा गुलाम पढ़िए। नबी आजाद जी की बात डॉक्टर करते लगाने से हैं, कुछ नहीं होगा, ये कांग्रेस पढ़िए। से जो लोग इतिहास छोड़ के गए पढ़िए। उनकी बात करते हैं, जिनकी जगह 20 लोग आने को सरदार तैयार हैं। पटेल का नाम तो आया लेकिन कांग्रेसियों ये के जुबान से, यशवंत वरना शिंदे नेहरू की परिवार बात के पर बाहर कुछ नहीं है। तो कुछ दिखता नहीं था। ये सच्चाई नेहरू है परिवार के भाजपा बाहर की, तो कुछ दिखता ये नहीं था। संस्कृति है भाजपा की। यशवंत शिंदे के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, उनके 7 पेज के एफिडेविट के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। हमने आरएसएस के आप बारे में बोलिए ना, माँ बेटे के ऊपर वो 5,000 डॉक्यूमेंटेड करोड़ के है, घोटाले में बेल पर इतिहास चल रही में है। दर्ज है वो सोनिया बातें जो जी, हमने राहुल बोली। जी 5,000 लेकिन करोड़ के इन्होंने घोटाले में बेल पर है। 26% बोलिए ना, कीमत घट बोलिए, गई है। बोलिए, दो शब्द कहिए, ईमानदारी के कसीदे पढ़िए। रजत जी ऐसे चर्चा नहीं होगी, या तो आप इन्हें रोकेंगे या तो फिर आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। आप संचालन कर रहे हैं, अनुशासन को भी सुनिश्चित कीजिए। बौखलाई हुई भाजपा के जयराम जी, नेताओं को रोकिए ना। जयराम जी, ये क्यों बौखला जाते हैं? अभी इन्होंने 2 मिनट पहले, पल में शब्दों का चयन ठीक रखिए। भाजपा अभी इन्होंने 2 मिनट पहले बोला मैं हस्तक्षेप नहीं करता, बड़ी गर्व से इन्होंने बोला, और 2 मिनट के बाद ये बौखलाहट, ये हस्तक्षेप, इतना ज्यादा, इतनी आतुरता। अरे बोलने के लिए कुछ है नहीं क्या आपके पास? बोलिए ना भाई, मैं सुन रहा हूँ। इन्हें खामोश आप कराइए कहाँ रजत कहाँ जी, जा तब हम रही है तो बस आगे करेक्ट कर देता हूँ रजत बीच जी, बीच यदि में। आप इन्हें खामोश कराएं तब हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में, वरना तो ये आ गई इंदिरा जी वाले रूप में। जयराम जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे। जयराम जी, जयराम जी कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाए, बौखलाई हुई भाजपा, खामोश हो जाए, क्योंकि बौखलाई हुई जयराम भाजपा। जी, जयराम जी एक बार कंप्लीट कर। महिमा जी एक मिनट रुकिएगा, मैं बोल रहा हूँ। महिमा जी एक मिनट। जयराम जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। जयराम जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। महिमा जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। जिन्होंने खादी के ध्वज को चीन को ऑर्डर दे दिया पॉलिएस्टर में बनाने का, जिन्होंने 26% के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, अभी की 26% गिरावट है क्रूड ऑयल के दाम में विश्व स्तर पर, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया यशवंत शिंदे की बात के ऊपर, उन्हें हम क्या इश्यूज समझाएं? रजत जी, ये तो मैं नहीं कह रही कि मीडिया पर काबू किसने किया है, ये तो सीजेआई एनवी रमन्ना जो अभी ऑफिस छोड़कर गए हैं, डिमिट किया है ऑफिस उन्होंने कहा कि आज मीडिया के ऊपर किसी न किसी कॉर्पोरेट हाउस का जो है वो अधिकार है, उनका कब्जा है। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मुझे ये दयनीय स्थिति लगती है। ये उनका पूरा आर्टिकल है, उन्होंने स्पीच दी थी एक कार्यक्रम में। मैं नहीं कह रही कि मीडिया के ऊपर किसका काबू है, आप निष्पक्ष चर्चा कर रहे हैं, आपको बधाई देती हूं। ठीक है, आ रहा हूँ। जयराम जी आपके पास एक बार आलोक जी को जोड़ूंगा। ठीक है आलोक जी, ये जो इर्द गिर्द की राजनीति है विपक्ष की, आ रहा हूँ। महिमा जी आ रहा हूँ, 1 मिनट, समझ गया, आ रहा हूँ। आलोक जी, ये जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, वो राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द है। चुनाव होना है, नॉमिनेशन भी होना है, अध्यक्ष भी बनाना है। क्या ये सब कुछ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए तो नहीं है? एक पोस्टिंग है, एक मेगा रैली करी रामलीला मैदान में, उसके बाद गुजरात में गए, आज यहां पर है, यात्रा करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तैयारी हो रही है एलिवेट करने की वापस अध्यक्ष के पद पर? आलोक जी देखिए रजत जी, तैयारी हो या ना हो, ये सही है कि राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई नेता एक्सेप्टेबल स्थिति में नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि उनके एक दूसरे को, चाहे अशोक गहलोत जी का नाम लेंगे कि खड़गे जी का नाम लेंगे या कमलनाथ जी का नाम लेंगे, तो उनके ही विरोध में कुछ लोग खड़े कर दिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये सही है। हाँ, इस यात्रा से राहुल गांधी जी को भी ये विश्वास होगा कि देश भर के लोगों के नेतृत्व, जो बार बार मुझे पीछे पड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी लूंगा, वरना बार बार ये माना जाता है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो ये तो मानना होगा कि पार्टी में एक माहौल बनाया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया, देखिए इतना तो मानना होगा कि चुनाव ऐसा कोई नहीं है जहां 2 उम्मीदवार खड़े हो जाएं, शशि थरूर और गहलोत जी और राहुल गांधी, और फिर चुनाव हो जाए। यदि ऐसा होगा तो हमारी शुभकामना है। गरिमा जी भले कोई और, अंबिका सोनी खड़ी हो जाए, सबसे पुरानी नेता यूथ कांग्रेस की, वो तो बल्कि मंच पे नहीं दिखाई दी, आज भी वो नहीं दिखाई, जबकि वो तो संजय गांधी के जमाने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये अवसर जरूर है कि हाँ, ये अग्नि परीक्षा है। इस यात्रा के बाद
जिन जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको पुराने और नए को साथ में लेके कैसे चला जाए, क्या एक दूसरे के साथ वो काम करके आगे बढ़ सकेंगे, वर्कर उनका एकजुट हो सकेगा, या जैसे ही सत्ता नजदीक दिखाई देती है आप देखते चुनाव कार्यालय पार्टी चुनाव कार्यालय के बाहर देश सिर फिटोगल मार पिटाई अध्यक्ष पद के लिए होने लगती है, निचले अध्यक्ष पद के लिए। तो मुझे लग रहा है कि वो एक लीडरशिप का जो मॉरल वो है वो राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कराई जा रही है। उनके सलाहकार चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या और जो लोग जयराम रमेश हो, वो किस तरह से उसको प्रूव करेंगे कि राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रप तैयार हो। जितने बड़े नेता नेहरू, इंदिरा गांधी जब रहे, राजीव गांधी, जयराम विप्लव जी, जयराम जी, क्या माहौल बन रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए? हम तो चाहते हैं, राहुल गांधी जी को हमारी शुभकामनाएं हैं, वो पुनः अध्यक्ष बने। वो 2019 हारने के बाद जिस प्रकार से ड्राइविंग तोड़कर भागे, तो ये उनकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर सवाल उन्होंने खुद खड़े किए थे, हमने नहीं किए थे। और 1 वर्षों तक रजत जी मीडिया के अंदर कोई कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं आता था, तब हमने मना नहीं किया था, क्योंकि कहने के लिए राहुल गांधी एक झूठ का शिगुफा उठाते हैं, जनता में वो खारिज हो जाता है, चुनाव का चुनाव हारते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। 2.5 साल से कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाया जा रहा है, 3 साल से। आज कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति के लिए भाजपा जिम्मेवार नहीं है। अच्छी बात है, वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा में मॉडल भी बताएं कि अमेठी का विकास कितना किया और रायबरेली के क्या हालात हैं, और जो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, उस शासन में महिमा जी, क्या कांग्रेस पार्टी माहौल बना रही है? आ रहा हूं जयराम जी। महिमा जी, क्या कांग्रेस पार्टी माहौल बना रही है कि राहुल गांधी से पर्चा भरवाया जाए, उससे पहले ठीक से उनकी यात्रा हो जाए, पब्लिक फिगर बन जाए और ज्यादा लोगों के बीच आ जाए? तो क्या माहौल कांग्रेस पार्टी बना रही है चुनाव से पहले? अगर ऐसा हो भी रजत जी, तो क्या ये राजनीतिक दायरे से बाहर की बात है? यदि आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या राजनीति में मैं बिल्कुल मना नहीं किया जाता है? हाँ। यदि एक नेता जाकर के अपने लोगों के बीच में जाकर के उनको मुद्दों को समझ के उनका नेतृत्व करना चाहे, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्यों सवाल उठने चाहिए। अभी पार्टी के चुनाव की बात बार बार हो रही है, तो मैं ये बता दूं कि पार्टी का चुनाव 17 अक्टूबर को है। पार्टी ये यात्रा जो है वो 150 दिन चलने वाली है, और 17 अक्टूबर को ये यात्रा कर्नाटका में होगी, और उस समय जितने भी भारत यात्री कर्नाटक में होंगे वो वहीं से अपना वोट डालेंगे, यदि चुनाव की स्थिति बनती है तो। और यदि चुनाव की स्थिति नहीं बनती है तो वो भी हमारी पार्टी का अपना मसला है। एक लौती पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चलती है। 19 वर्षों में 19 वर्ष पहले आप जानते हैं, जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी जी के खिलाफ, लेकिन सोनिया गांधी जी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जिताया यदि, तो मैं ये समझती हूँ कि ये आवाम की आवाज है। जब भाजपा पूछती है कि एक परिवार का मामला है, एक व्यक्ति का मामला है, तो आप लाके दिखाइए ना, एक परिवार की रक्षा करने के लिए या एक परिवार को बार बार अपहोल्ड करने के लिए आप करोड़ों लोगों को लाकर दिखाइए। ये पब्लिक सेंटिमेंट है, ऐसा कह के। लेकिन महिमा जी, इसमें एक मेरा सवाल है। राहुल गांधी कई फोरम्स पे अपने लोगों से साफ ये बात बोल चुके हैं कि आप गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना लीजिए, मुझको अध्यक्ष नहीं बनना है, मत पीछे पड़िए प्रियंका गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के। तो क्या पार्टी भी गांधी परिवार के आगे नहीं सोच पाती है? आपने भी देखिए वही कहा ना कि हाँ माहौल बन रहा है, तो क्या गलत है? आप कहती नहीं चुनाव ओपन है साहब, कोई भी आए भरे पर्चा लड़े चुनाव। मैंने ये आपने भी देखिए वही कहा कि हाँ इसमें गलत क्या है? नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में न डालें रजत जी। मैंने पूछा यदि आपकी बात मान भी ली जाए तो राजनीतिक दायरे में नहीं आता क्या? आप रिपीट करके सुने मेरी बात को, शब्द ब शब्द बोला है दोबारा से मैंने ये कहा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ऐसा बहुत बार होता है। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने ही बताया कि ये 4थी पीढ़ी है, और इससे पहले कि हर पीढ़ी ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। देश की सेवा के अंदर दो हमारे जो प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, उन्होंने तो देशवासियों के हाथ में ही जो है वो अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने तो कहा भी था कि मेरे रक्त का एक कतरा इस देश की सेवा में न्यौछावर है। तो आप यदि ये पूछते हैं कि क्यों नहीं कार्यकर्ता समझते, तो ये पब्लिक सेंटिमेंट है, ये कार्यकर्ताओं का जो भावना है, ये उनके मन से निकलती है। अभी हल्ला बोल रहा है, थोड़ी कमी है जयराम।